सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नियर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की मदद से हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू किया, लेकिन विद द मॉडर्नाइजेशन यानी कि जैसे जैसे हमारे साइंस में एडवांसमेंट होते गए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के न्यू प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, इस तरीके की कई प्रॉपर्टीज जो है मेनली हमें स्टडी करने में आई। तो इन तीन थ्योरीज के बेस पे हम अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने स्टडी करनी है आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि लाइनस पॉलिंग ने दिया, इनके मेन पोस्टुलेट या मेन थ्योरी हमें लाइनस पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले आपको इसके कुछ एजम्पशन समझने हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन है द सेंट्रल मेटल आयन मेक अवेलेबल द एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द लिगेंड्स। लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वो सेंट्रल मेटल आयन अवेलेबल करवाएगा। द नंबर ऑफ अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अब सेंट्रल मेटल एटम उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाएगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जिस समय मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल, ये लास्ट में लिखा हुआ है द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए जो मेटल्स के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं लाइक s, p and d, they hybridize to give equivalent set of orbitals of a definite geometry, of a definite geometry। आपने क्लास +1 के अंदर भी स्टडी किया था कि हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे विल गिव यू अ बेटर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। तो वही यहाँ पे है कंसेप्ट। जैसे अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 या d2sp3 है तो ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों केसेस के अंदर अगर आप ध्यान दें तो हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, मैंने आपको पहले बताया है कि आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी उन कंपाउंड्स की जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी उन कंपाउंड्स की जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द कंपाउंड में बी इनर और आउटर d ऑर्बिटल। अभी आपके सामने एग्जांपल्स रखे जाएंगे कि लिगेंड्स भी आगे फर्दर दो टाइप के हो जाएंगे पुत्र, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और एक वीक लिगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो मेटल आयन के अवेलेबल ऑर्बिटल्स को अगर रिक्वायरमेंट हो, इफ पॉसिबल हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देते हैं। तो अगर पेयर करेंगे तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और अगर वीक लिगेंड हो तो हो सकता है कि वो डेफिनेटली पेयरिंग ना करवा पाए, और पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो फिर वो आउटर d ऑर्बिटल को ही इन्वॉल्व करवाएगा। लास्ट, द लिगेंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लिगेंड के पास कम से कम एक, फॉर द डोनेशन टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझने के लिए सबसे पहले उन कंपाउंड्स को लेते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री होगी कंफर्म ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा कि वो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड पे। So basically, for a compound having coordination number 6, depending upon the nature of ligand, compounds are of two type, inner orbital और outer orbital complex। तो outer orbital complex वो complex होंगे जिनके अंदर bond formation में empty outer d orbital involve होगा, empty outer d orbital होगा। यानी कि hybridization एक तरह से कह सकते हैं हम sp3d2 होगी। ठीक है पुत्र।
और दो एस मतलब एक एस के और 3 पी के ऑर्बिटल, यानी कि 2 सेट जो है वो तो एम्प्टी होने ही होने चाहिए। अब डी कौन सा, आउटर होगा या इनर होगा, उसके हिसाब से आपका कंपाउंड होगा। तो आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सो दे आर आल्सो नेम्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उनकी फील्ड वीक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड भी एक तरह से 2 टाइप के हो गए पुत्र, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो जो वीक फील्ड वाले लिगेंड हैं, यानी कि जो वीक लिगेंड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवा पाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के। सेंट्रल मेटल एटम के डी इनर डी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। Whereas in inner orbital complex, inner d orbital say n-1d is involved, n-1d is involved and they are also named as low spin complex. इनके केसेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं उनकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से दे फोर्सफुली पेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इफ पॉसिबल। इनका एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का पाई एसिड लिगेंड्स, जैसे साइनाइड, CN, NO2, कार्बोनिल। ऑन द अदर हैंड जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, इनके एग्जांपल सारे हैलाइड्स और से वाटर। बाकी जो होगा आपको धीरे धीरे अभी एग्जांपल्स में बेटर एक्सप्लेन होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से पॉइंट को यूज करके आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो उनको आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। So you have to write the electronic configuration of the central metal atom in ionic form. जो भी आपके पास कंपाउंड दिया गया होगा उसके अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लेकिन उसके आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म का मतलब, सपोज आपको एग्जांपल दिया है K4FeCN6 का ही लगा लो, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है आपने। आयरन जो आयनिक फॉर्म में आएगा, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है यहाँ पे, तो यानी कि आपको Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसके आयनिक फॉर्म में जो ये आया है Fe2 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ये याद रखिएगा कि मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि आयनिक फॉर्म के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो सबसे पहले किस में से जाएंगे, 4s में से, S4s में से। तो जैसा आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन आते भी 4s में और जाते भी 4s से हैं पहले। उसके बाद आपने लिगेंड का ध्यान रखना है। लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग अगर पॉसिबल होगी, इफ पॉसिबल, इसको एग्जांपल्स में अभी समझाते हैं। अगर लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। देन लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बाय ओवरलैपिंग विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम। जब ये सब काम हो जाए उसके बाद आप देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल हुई है। तो आप यू हैव टू राइट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की मदद से यू कैन इजीली टेल द ज्योमेट्री, बिकॉज अगर यहाँ पे तो sp3d2 या d2sp3 ही आएगी तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस ले रहे हो आप। उसके बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर d2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप मैग्नेटिक नेचर देखेंगे। मैग्नेटिक नेचर के अंदर आप पाएंगे कि आपके पास अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ज्यादा होगा। और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तब इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उस कंपाउंड की मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज इक्वल टू √n into n+2। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन है पुत्र यूनिट आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की। एक इसका शॉर्टकट है जो कि आप यहां पे समझ लीजिए कि अगर बाय द वे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप यहां या तो इसको कैलकुलेट करो पुत्र, 1 into 1+2 यानी कि 2 + 1 3, 3 into 1 3 √3 1.732 आएगा पुत्र, ठीक है। या फिर इसका एक शॉर्टकट है,
अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो बोहर मैग्नेटोन कह रहा हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 0.075 ऐड कर दीजिए, 0.075 ऐड कर दीजिए। इसको आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0.75 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी 1.75 अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट तो देखो 1.732 आ रही थी ना, तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया। अब ये फॉर्मूला सबके लिए लागू हो सकता है। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आप यहां पे कैलकुलेट करने से बच जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 + 2 4, यहां पे 2, ठीक है। तो आपको यहां पे फॉर्मूला लगाने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट की मदद से फिर आप सॉल्व करके आंसर दोगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो शॉर्टकट में आप सिंपल लिखिए 2.75। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुए तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी? इन दैट केस 3.75 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से आप कंपाउंड्स की मैक्सिमम नॉलेज दे पाएंगे बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा। लेट्स सपोज क्वेश्चन आ गया जी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर एटसेट्रा अबाउट अ कंपाउंड। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेट्स सपोज एक कंपाउंड आया पुत्र NiH2O6 होल 2 पॉजिटिव। अब यहां पे आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है आपने मेटल का। अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कैलकुलेट किया गया है। वाटर 0 है, टोटल चार्ज +2 है, तो x + 0 × 6 = +2, x की वैल्यू आ गई जी +2। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए 6। यहां पे आप इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, नाम लिखिए हेक्सा एक्वा निकलेट 2 आयन, है ना। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए सर, हमें तो आयन की चाहिए। तो भैया दो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे, और जैसा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन आते भी पहले 4s में और जाते भी पहले 4s में। तो सर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो आर्गन 8 4s0 3d8, यानी कि अब आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन और बाहर 3d8 और उसके बाद 4s खाली हो गया। अब 4s अकेला नहीं है, 4s के बाद 4p 4d भी अवेलेबल है, अगर रिक्वायर्ड होंगे तो उनको हम यूज करेंगे मतलब। तो अब आगे इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन करके लिखने के लिए आप इस तरीके से ऑर्बिटल ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए आपका लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। वाटर, याद कीजिए मैंने बताया था वाटर जो है एक वीक लिगेंड है। अगर इसको और इजी समझना है तो जो भी ऑक्सीजन डोनेटिंग या हाइड्रोजन डोनेटिंग लिगेंड्स हैं, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। जब आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स लिखवाऊंगा एंड में, तो वहां पे ये बात लिखवा भी दी जाएगी। उसके बाद अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पुत्र ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे पेयर हो जाता। ये वीक है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, लेकिन आपको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रखे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार हैं। तो अब हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल में दे रहा है। याद है ना ये पॉइंट। तो इस हिसाब से अब कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए पुत्र? sp3 और d2। sp3 d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डी आउटर वाला यूज हो रहा है। और अब नेचर देखना है, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर देखने के लिए आप फाइंड करेंगे कि क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, सारे पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे तो सर 2 अनपेयर्ड है, तो सर ये तो अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। अगर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला μ√n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n यहाँ पे कितना है पुत्र? 2। या तो आप फॉर्मूला लगाइए 2 + 2 4 4 × 2 8 √8 करके आंसर निकालिए। अदरवाइज आप रफली जो आपको ट्रिक अभी बताया है, आप मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.75 बोहर मैग्नेटॉन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है पुत्र। सो दिस इज हाउ द दिस क्वेश्चन विल सॉल्व।